कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आ रहा है आईपीओ, जिसमें आप 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 60% से ऊपर चल रही है। तो लिस्टिंग इनके हिसाब से भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो इस वीडियो में हम इस आईपीओ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानना चाहिए, जैसे कि प्राइस, डेट, फाइनेंशियल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, और फिर उसके बाद इस कंपनी और इस आईपीओ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स को हम देखेंगे। एंड फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये अपने क्लाइंट्स को हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब हाई एंड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो ये एक तरह से सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस है, और इसमें वास्ट डेटा और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत जल्दी हम प्रोसेस कर पाते हैं। अब हाई एंड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? तो ये हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस, डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर में यूज किया जा सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां इसका यूज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इसके अलावा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या फिर सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम तो प्रोवाइड करते ही हैं। इसके साथ प्राइवेट क्लाउड, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई सिस्टम्स, एंटरप्राइज वर्क स्टेशंस, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस, डेटा सेंटर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये कंपनी R&D एंड स्पेस रिसर्च के सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो टोटल एसेट्स में यहाँ पर साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एसेट्स जो 2020 में 50 करोड़ थे, वो 2023 में 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर इस समय 265 करोड़ हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 2020 में 157 करोड़ था, लेकिन 2021 में थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगले 2 सालों में अच्छा बाउंस बैक कंपनी ने किया है, और 2023 में रेवेन्यू जो है वो 445 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 2020 में करीब 4 करोड़ का था, और अच्छी रेट से ग्रो होते होते 2023 में अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 47 करोड़ का हो गया है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल है और कंसिस्टेंट है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस लगातार ग्रो हो रहे हैं, और इस वजह से कंपनी काफ़ी स्टेबल दिखती है। लेकिन इसके साथ कंपनी की बोरिंग भी साल दर साल बढ़ती आ रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो। अब फाइनेंशियल्स तो यहाँ पर बढ़िया दिखते हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि जब कंपनी का साइज छोटा होता है तो वो अच्छी रेट से ग्रो करती है, लेकिन जब कंपनी एक बार थोड़ी बड़ी हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, काफ़ी मार्केट कैप्चर कर चुका होता है, तब वो कंपनी को ग्रो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये कंपनी आने वाले सालों में कैसा परफॉर्म करती है। अब इस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है, तो यहाँ पर हमें इनके कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर इनके 3 कॉम्पिटिटर्स निकल के आते हैं, सायरमा, केन्स एंड डिक्सन। और अगर हम इन तीनों को नेटवेब से कंपेयर करते हैं और इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रॉस मार्जिन है और इबिटा मार्जिन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है नेटवेब टेक्नोलॉजीज का। प्रॉफिट मार्जिन भी नेटवेब का हाईएस्ट है। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो यहाँ पर नेटवेब का फिनोमिनल है अगर हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो नेटवेब है वो अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे नजर आ रही है। अब हम इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ में आप 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड जो है वो 475 टू 500 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसका पी जो है वो 102 निकल के आता है, तो ये थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिटर के पी को देखते हैं तो सायरमा का जो पी है वो 50 है, केन्स का 105 है और डिक्सन का 91 है। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसका जो पी है वो एवरेज पी के आसपास है। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि जो नेटवेब के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके फंडामेंटल्स नेटवेब जितने अच्छे नहीं हैं। इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको एक लॉट खरीदना होगा जो कि 30 शेयर्स का होगा, और एक लॉट की प्राइस जो है वो 15,000 होगी। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,95,000 देने होंगे। और बाकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो इश्यू साइज है वो 631 करोड़ का है, उसमें से 206 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है, और बाकी जो 425 है वो ऑफर फॉर सेल है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम यहाँ पर 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, बोरोइंग रिपेमेंट करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये इशू कंपनी ला रही है। अब अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 310 रुपीज का है, और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 500 रुपीज है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर 810 का निकल के आ रहा है, जो कि 62% का गेन है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है, और अगर इसी तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे भी रहता है
तो लिस्टिंग इन के लिए ये कंपनी काफी अच्छी हो सकती है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो अगर पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो नेटवेब की तरह फुल स्टैक प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अगर किसी कंपनी को इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एंट्री बैरियर है। तीसरा, जो कंपनी का बोर्ड है और जो मैनेजमेंट है वो आईटी इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस्ड है। चौथा, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। और पांचवा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर काफी बड़ा पोर्शन रखा गया है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर दो मेजर नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है और इस कंपनी का जो पी है वो 105 है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो है वो कुछ गिने चुने कस्टमर्स पे ही ओवरली डिपेंडेंट है। कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो 10 कस्टमर्स से आता है। और आईटी कंपनीज के साथ ये इश्यू रहता है कि कई बार जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी को छोड़ देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं और इस वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी तेजी से नीचे आ जाता है। तो ये इशू जो है वो आईटी कंपनी के साथ होता है, सारी कंपनीज के साथ होता है। अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी को भी ले लेंगे तो वहां पे भी ये इशू आता है। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपना ओपिनियन बताने से पहले अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब रही बात इस आईपीओ में अप्लाई करने की या ना करने की, तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई जरूर करूंगा क्योंकि ये लिस्टिंग इन के हिसाब से तो अच्छी कंपनी दिखी रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि ये जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने ही वाली है, कम तो नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी सॉलिड है, तो इसलिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर अप्लाई नहीं भी करते हैं तो सेक्टर को स्टडी करने के हिसाब से भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो बाद में भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करने से पहले या स्टॉक को बाय करने से पहले खुद रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।